तो गुड इवनिंग टीम। हमारा जो एंटरप्राइज एआई का सेशन चल रहा है, जिसमें हमारा थर्ड नंबर का सेशन अभी आज का है। और ये लंबा चलेगा एआई का सेशन। इसका मेन मकसद है कि एंटरप्राइज आर्किटेक्ट और सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट किस प्रकार से डिजाइनिंग करता है एप्लीकेशन को, वो बताना है। आप लोग अगर एज ए डेवलपर, सीनियर डेवलपर या टेक लीड जैसा भी अगर आप काम कर रहे हो, तो भी आपके माइंड में ये पिक्चर आनी चाहिए कि थ्योरी क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, कोई सिस्टम को जब डिजाइन किया जाता है तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और कैसे उसका आर्किटेक्चर काम करता है, आर्किटेक्चर होता कैसे। तो इसके लिए हमको इसमें फोकस करना है। तो जैसे चैट जीपीटी अभी बहुत पॉपुलर है, सब लोग लगभग यूज कर रहे हैं। लेकिन चैट जीपीटी में जनरली लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि ये एक एप्लीकेशन है, आप इसमें प्रॉम्प्ट देते हो और वो तुरंत रिजल्ट दे देता है। लेकिन चैट जीपीटी के पीछे आप देखोगे तो एक काफी बड़ा आर्किटेक्चर है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर यूज हो रही है। उसके अंदर रैक फ्रेमवर्क भी लगा हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लगे हुए हैं, मल्टीपल एआई मॉडल उसके पीछे लगा हुआ है। इमेज बनाने के लिए डिफरेंट एआई मॉडल है, नॉलेज बेस के लिए अलग है, वीडियो जनरेट करने के लिए अलग है। तो हमको जो दिखाई दे रहा है वो तो केवल यूआई है, लेकिन हमें नहीं पता पीछे क्या प्रोसेस हो रहा है, सर्वर कैसा है, सर्वर कितना बड़ा है, कितना महंगा है। ये सब हमें नहीं पता। लेकिन जब हम ये थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज प्रॉपर पता चलेगी। आप वन बाय वन जा उसको समझने जा रहे हो। ठीक है। तो आज का टॉपिक में हमारा जो पहला स्लाइड है, इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज एआई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एआई प्रोडक्ट। तो एआई प्रोडक्ट का मतलब आप ये समझ जाओ कि जिसका बेस कोर टेक्नोलॉजी एआई हो। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो और उसका जो कोर टेक्नोलॉजी अगर एआई है, तो हम उसे एआई प्रोडक्ट बोलेंगे। अगर एआई को हटा दिया जाए, एलएलएम को हटा दिया जाए, तो प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो उसको हम एआई प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन बाकी आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, एप्लीकेशन चल रहा है, और उसमें हम एआई का सपोर्ट ऐड करते हैं, एनहांसमेंट ऐड करते हैं, या एआई की कोई फीचर ऐड करते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट का कोई काम आसान हो जाए। तो वो एक अलग चीज है। जैसे एग्जांपल के लिए ईआरपी। अब ईआरपी एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन आपने क्या किया, उसमें एक एआई का चैटबॉट ऐड कर दिया। जो जो लोग ईआरपी में काम कर रहे थे उनको मीनू वगैरह सब पता है, ये सेल्स है, परचेस है, इसमें फॉर्म आता है, इन्वेंट्री वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, सब पता है, वो चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, एडिशनल एक एआई चैटबॉट ऐड कर दिया। तो राइट साइड में एक छोटा सा विंडो खुल के आ गया, चैटबॉट की यूआई आ गई। अगर आपको उसमें पूछना है कि लेटेस्ट इनवॉइस कौन सा जनरेट हुआ है, वो तुरंत बता देगा। आप उसको बोलोगे कि गुजरात में कितने वेंडर, उसकी लिस्ट दो, वो तुरंत लिस्ट बता देगा। तो वो क्या कर रहा है, एक असिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अगर आप उसमें से एलएलएम को हटा दो, एआई को बंद कर दो, तो आपके ईआरपी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ईआरपी ऑलरेडी चल रहा था। तो वो तो हमने ऐड किया था, तो आपके ईआरपी को हम एआई प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे। हमने बस एक चैट बोर्ड बना के उसमें ऐड किया। लेकिन जब भी हम एआई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो एआई बेस्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी फुल एआई प्रोडक्ट है। अगर उसके पीछे से एआई मॉडल को अगर बंद कर दिया जाए, हटा दिया जाए, चैट जीपीटी जीरो हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा बिल्कुल। तो एआई प्रोडक्ट का एक सिंपल डेफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि इसके लिए आपको जो है एलएलएम्स यानी कि मॉडल्स होना बहुत जरूरी है। और मॉडल के साथ बहुत सारी सर्विसेज आप यूज करते हो, जैसे कि कंप्यूटर विजन हो गया, स्पीच हो गया, प्रिडक्टिव हो गया। तो एआई की ज्यादा से ज्यादा सर्विस जिस सॉफ्टवेयर में यूज होती है उसको हम एआई प्रोडक्ट बोलते हैं। करेक्ट। तो ये एलएलएम बार बार आ रहा है, इसका फुल फॉर्म हमेशा याद रखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और हम इसको शॉर्ट में मॉडल बोलते हैं, या इसको हम एआई मॉडल भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एआई मॉडल, मॉडल और एलएलएम एक ही चीज है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे यहाँ पर उसको और समझाया कि जैसे नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर कोई रूल फिक्स होता है। रूल फिक्स होता है, इसका मतलब है कि जैसे एक ईआरपी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हो, तो आप अगर मान लो इनवाइस क्रिएट करना है, जनरेट करना है इनवाइस, तो उसके जो स्टेप्स होंगे, रूल्स होंगे, आप उसके हिसाब से जाओगे और आपका इनवाइस जनरेट हो जाएगा। तो एक दूसरा व्यक्ति भी आएगा, उसको भी अगर इनवाइस जनरेट करना है, उसे वही सेम पैटर्न में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में रूल्स लगा के रखे, फिक्स रूल लगाए कि आपको ये काम करना है, ये स्टेप है आपके, 5 स्टेप में आपको जाना पड़ेगा, ये काम होगा। लेकिन हर किसी के लिए सेम वही, और आपका एप्लीकेशन सेम काम करता रहेगा उस स्टेप के ऊपर। तो ये हो गया हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन जो होते हैं ना। लेकिन जब प्रोडक्ट, एआई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एआई प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ जाता है कि ये पैटर्न से लर्न करता है, ये डाटा को अंडरस्टैंड करता है, और ये प्रिडिक्ट भी कर सकता है
कोई चीज को नया जनरेट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल एप्लीकेशन नया जनरेट नहीं कर सकता। आपने अगर कोई फॉर्म फिल किया है, उसको सेव किया है, आप जब उसको वापस ओपन करके देखोगे तो वो दिखेगा। आप उसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, लेकिन आप एक नया कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन एआई में फैसिलिटी है कि ये सब कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है, और ये डिसीजन जो है डाटा के बेस पे ही लेगा। तो नॉर्मल एप्लीकेशन और एआई एप्लीकेशन में जो डिफरेंस है कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन में जो रूल फिक्स किए जाते हैं, जो फार्मूला लगाए जाते हैं, वो फिक्स रहते हैं। आप जब भी उसको चलाओगे आपको सेम आउटपुट मिलेगा। लेकिन एआई प्रोडक्ट में आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वो बहुत सारे अपने डिसीजन को चेंज करेगा, आउटपुट को चेंज करेगा डिपेंडिंग डाटा। उसके पास जो डाटा आते जा रहा है, कलेक्ट होते जा रहा है, उसके हिसाब से उसके डिसीजन काम करते हैं। तो इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अमेजन रिकमेंडेशन सिस्टम। ये रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या होता है, जैसे आप कोई मोबाइल परचेस करते हो, तो जब आप मोबाइल परचेस करते हो अमेजन में जाके, तो आप देखोगे कि आपको साइट से वो चार्जर हो गया, उसका केस हो गया, या कुछ भी रिकमेंडेशन उससे रिलेटेड आपको दिखाने लग जाएगा। लेकिन जब आप कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेस करोगे तो रिकमेंडेशन अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लगा है, यह डाटा के ऊपर है। वो जो आपका डाटा है, या फिर आप जब अमेजन में पहली बार जा रहे हो, तो पिछले लास्ट कुछ महीने से आप जिस प्रकार की शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको वो उस प्रकार के प्रोडक्ट को ही सामने दिखाएगा। लेकिन ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, डाटा भी चेंज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है डाटा के ऊपर। तो ये एआई है। ठीक है, नेटफ्लिक्स एआई, जो ये नेटफ्लिक्स है, इसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें भी जो मूवी वगैरह, वेब सीरीज वगैरह दिखाया जाता है, वो आपके चॉइस के ऊपर रहता है, आप टेस्ट के ऊपर, जो आपका बिहेवियर है, आप जो डाटा उसको दे रहे हो, जब भी आप काम कर रहे हो ना, तो आपका डाटा कैप्चर कर रहा है। तो पिछले एक साल से अगर नेटफ्लिक्स काम कर रहे हो, तो एक साल में ज्यादा किस प्रकार की पिक्चरें आप देखते हो, मूवी देखते हो, तो वो उससे रिलेटेड मूवी को ही सामने लेके आएगा। तो ये सब एआई के प्रोडक्ट है, एआई बेस्ड है, और ये डाटा के ऊपर काम करते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल सॉफ्टवेयर और एआई सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी भी क्या है, डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो कि आप उसको जो कमांड दे रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो, तो आज अगर उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, तो वो जो आउटपुट दे रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति अपने कंप्यूटर में सेम प्रॉम्प्ट देगा, लेकिन उसका आउटपुट चेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका जो हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री चेट है, उसमें जो डाटा है वो सब के ऊपर डिसीजन ले रहा हो। वो दूसरे मशीन पे, दूसरे के चैट जीपीटी के अंदर डाटा दूसरा होगा। तो सेम प्रॉम्प्ट अगर सेम कमांड भी दोगे, तो रिजल्ट चेंज होने का चांस रहेगा। तो ये इसकी खासियत होती है कि इसका जो आउटपुट है वो फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। तो जैसे टेस्ला का जो ड्राइविंग, यानी कि जैसे कि ये जो ऑटोमेटिक कार आ रही है जो एआई से चलती है ना, तो ये एक एआई प्रोडक्ट ही है। वो अपने आप डिसीजन लेता है, उसमें कोई पैटर्न्स नहीं है कि वो ऐसा गियर लगाएगा, ये करेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, नहीं, कुछ नहीं है। वो खुद ही डिसीजन लेते रहता है कि मुझे कहाँ जाना, लेफ्ट जाना, राइट जाना है। और रास्ता भी उसको अगर दिख रहा है, लेकिन वो रास्ते में ट्रैफिक है, तो अपने आप वो रास्ता चेंज कर लेगा, जहाँ कम ट्रैफिक है उधर से पहुंचा देगा आपको। तो ये सब जो डिसीजन लेने की क्षमता आ रही है एआई के कारण, और इसके लिए उसके पास क्या है, बहुत बड़ा डाटा कलेक्शन है, और वो भी डाटा बहुत ही क्लीन है, ट्यून है, जिसको मैं बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन डाटा, उसके ऊपर ये काम करता है। तो अभी इंडिया में आ चुकी है ये एआई से चलने वाली कार। हमारे परिचित के लोग हैं, मेरा फ्रेंड है जो आईटी कर रहा था, तो वो इसमें देखा है ट्रेवल करके, शायद पटना गया था वो खड़गपुर से। तो यहाँ पर भी चलनी चालू हो गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एआई के प्रोडक्ट टाइप, यानी एआई के जो प्रोडक्ट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जब से पहला वाला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, एआई फर्स्ट प्रोडक्ट। एआई फर्स्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका कोर टेक्नोलॉजी एआई है। एआई हटा देंगे तो प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाएगा। तो एआई फर्स्ट प्रोडक्ट, यानी जिसमें आपको एआई ही आपको ज्यादा से ज्यादा काम करके देगा, या आपकी जो एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का जो फीचर है, वो उसमें से 70% 80% फीचर एआई से काम कर रहे हैं, एआई से ऑपरेट हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं एआई फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट वेयर एआई इज द कोर फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। तो जो आपका बिजनेस है उसका जो कोर फाउंडेशन, यानी कि आपके बिजनेस में जो इशू है उसको रिजॉल्व करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो ये सब चीज के लिए कौन काम कर रहा है? एआई काम कर रहा है। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसमें एआई का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, 80% 90% उसके जो फीचर है एआई के बेस पे काम कर रहे हैं, तो उसे हम एआई फर्स्ट प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया है कि जैसे एचडीएफसी बैंक एआई चैटबॉट। अगर एचडीएफसी बैंक का एआई चैटबॉट है तो एआई चैटबॉट को हम एक एप्लीकेशन मान रहे, सॉफ्टवेयर मान रहे। तो इसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो एआई के थ्रू हो रहा है। एआई मतलब एआई इसके प्राइमरी है, प्राइमरी या कोर सर्विस आप बोल सकते हो, एआई इसमें यूज हो रहा है। सेम अमेजन का रिकमेंडेशन जो मैंने भी बताया प्रोडक्ट को लेके, हॉस्पिटल में अगर एआई सिस्टम अगर मान लो डॉक्टर की हेल्प कर रहा है कि जैसे कैंसर वगैरह डिटेक्ट करना है, एक्सरे को स्कैन करना है, अगर डॉक्टर के लिए सब सुविधा अगर दे रहे एआई का, तो जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है हॉस्पिटल का एआई सिस्टम का, तो उसमें कोर टेक्नोलॉजी एआई काम कर रही है। टेस्ला का जैसे है ना, तो ये भी जो है आपका जो एआई से जो कार ड्राइव हो रही है, तो वो भी आपका जो प्रोडक्ट है एआई फर्स्ट प्रोडक्ट है। गिटहब का को पायलट जो एक एप्लीकेशन है, ये भी एआई का फर्स्ट प्रोडक्ट है। यानी कि वो एप्लीकेशन जो एआई यूज करने के लिए ही बना हुआ है, या आप बोल सकते हैं कि उसका लगभग 80% 90% एआई के द्वारा काम कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एआई फर्स्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है कि मिड जर्नी। तो आप यहाँ फोटो में देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक दिया है मिड जर्नी। तो मिड जर्नी का मतलब क्या है कि ये जो एक एप्लीकेशन है जो एआई बेस पे काम करता है। तो इसका काम क्या होता है कि आपका इमेज वगैरह जनरेट करके देता है, अलग अलग आर्टिस्टिक टाइप का इमेज बनाता है। लेकिन अगर आपने इसके पीछे से एआई मॉडल जो एलएलएम है उसको हटा दिया, ये एप्लीकेशन जीरो, कोई काम नहीं कर, बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कोर टेक्नोलॉजी क्या है, एआई है। तो ये पहला एआई प्रोडक्ट का टाइप हो गया, जिसमें एआई फर्स्ट प्रोडक्ट हम बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि इसमें एआई जो होता है प्राइमरी कैपेबिलिटी होता है, यानी कि एआई फर्स्ट में, राइट। हैवी यूज ऑफ मशीन लर्निंग। तो एआई फर्स्ट अप्रोच में अगर बना रहे तो मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा यूज होगा, डाटा का बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। कंटिन्यूअस मॉडल ट्रेनिंग, तो आपको यहाँ पर मॉडल की ट्रेनिंग भी बनानी पड़ेगी खुद की। फिर लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि डाटा भी जो रहेगा बहुत लार्ज स्केल में रहेगा और उसकी आपकी प्रोसेसिंग करनी होगी। तो अगर कोई कंपनी ये बोलती है कि हम एआई फर्स्ट प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, और एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज ए एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, मुझे सर्वर के बारे में सोचना पड़ेगा, मॉडल के बारे में सोचना पड़ेगा। मॉडल के जो डाटा रहेंगे, हमारे पास जो डाटा अलग अलग हो सकते हैं, डाटाबेस में हो सकते हैं, रेपोजिटरी लाइब्रेरी में हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो मुझे डाटा इंजीनियर लगा के उसको क्या करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा, क्लीन अप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। तो डाटा जब बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा और उसको क्लीन कर लिया जाएगा, तो हमारा मशीन लर्निंग उसके ऊपर काम करेगा। अगर मैंने कोई मॉडल डिप्लॉय कर दिया, जिसको कस्टम मॉडल बोलते हैं, है ना, तो उसको मुझे ट्रेन भी करना पड़ेगा समय समय पे। तो वो मैं ऑटोमेटिक ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ, मैनुअल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करना है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एआई क्या है, कोर ब्रांच है, मतलब कोर फीचर है। फिर इसके बाद सेकंड एक प्रोडक्ट टाइप आता है एआई एनहांस्ड फीचर। तो एआई एनहांस फीचर का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एनहांस यूजिंग एआई फीचर। तो हमारे पास कोई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर था, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी में ईआरपी का एप्लीकेशन पिछले 20 साल से 25 साल से चल रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ एनहांस करना है, उसके कुछ फीचर को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, उसमें चैट बोट ऐड कर दिया। तो ईआरपी के एप्लीकेशन के लिए चैट बोट जब ऐड किए, तो ये एप्लीकेशन जो ईआरपी का कहलाएगा एआई एनहांस्ड प्रोडक्ट। अगर मैं किसी कारण से चैटबॉट को बंद भी कर दूं तो मेरा ईआरपी में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, उसको एनहांस कर दिया, फीचर उसमें मैंने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया जो उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया और पावरफुल बना दिया और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बना दिया। ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल है कि जीमेल स्मार्ट रिप्लाई। तो जीमेल तो ऑलरेडी चल रहा था, आप मैनुअली टाइप करके मेल वगैरह भेज रहे थे। लेकिन जैसे एआई का इस्तेमाल हो गया, तो वो स्मार्ट रिप्लाई हो गया, यानी कि कोई अगर ईमेल आता है तो वो खुद उसको एनालाइज करेगा, रीड करेगा और उसका जवाब बना करके उसको वापस भेज भी देगा। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई रिप्लाई भी हो गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ग्रामर सजेशन। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप टाइप करते रहते हो और वो अचानक देखता है कि यहाँ गलत है, अब सजेशन तो देता ही है उसको, रेड कलर का अंडरलाइन बता के, और कई बार तो उसको ऑटो करेक्ट भी कर देता है। अगर आपने सेटिंग में जाकर ऑटो करेक्शन ऑन करके रखा हुआ है, तो आप जैसे गलत टाइप करके आगे बढ़ोगे, वो वापस को करेक्ट कर देगा। लेकिन ये बड़ा उस समय दिक्कत होता है किसमें, हिंदी टाइपिंग में। तो जब एमएस वर्ड में हिंदी टाइपिंग करना रहता है, तो सेटिंग में जाके ऑटो करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शन सबको ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि जैसे अजय लिखना है, तो अ जो है वी से आता है, और उसके बाद जैसे आगे टाइप करूंगा स्मॉल वी मतलब अ होता है। लेकिन जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा तो वो बोलेगा ये कोई सेंटेंस चालू हो रहा है तो इसका पहला करेक्टर कैपिटल होना चाहिए।
तो क्या करेगा वो अ को ट बना देगा, तो अजय क्या हो जाएगा, टजय हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है कि एआई अच्छा काम कर रहा था, लेकिन वो इंग्लिश के लिए कर रहा था उस समय, लेकिन मुझे हिंदी टाइप करना है तो मुझे वो सब ऑफ करना पड़ रहा था जो ऑटोमेटिकली काम हो रहा था। तो ये एनहांसमेंट करने के लिए कैसे फीचर ऐड करते हैं यहाँ ये बता रहा हूँ। जूम एआई मीटिंग, यानी कि जूम मीटिंग बहुत पहले से चल रहा है, आप लोग भी यूज किए होंगे, बट उसमें एआई ऐड कर दिया। जैसे अभी व्हाट्सअप बहुत पहले से चल रहा है, अभी आप देखोगे व्हाट्सअप का एआई का एक आइकॉन आ गया हो उसमें, आप उसको एआई का इस्तेमाल कर सकते हो व्हाट्सअप में। यूट्यूब में रिकमेंडेशन, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करते हैं, एनहांस कर देते हैं उस प्रोडक्ट को, थोड़ा सा और पावरफुल बनाते हैं, फीचर को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं। तो इस प्रकार जब कोई चीज को किया जाता है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में एआई का इस्तेमाल करके, तो उसको हम बोलते हैं एआई एनहांस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, फीचर ऐड हो गया। तो इसमें फीचर क्या हो गया, एआई इज एडिशनल कैपेबिलिटी है। फिर इसके बाद इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, जैसे कोई मान लो चैट बोट मैंने बना दिया, आपको देखना है कि लास्ट इनवाइस कौन सी जनरेट हुई, तुरंत बता देगा। आप अगर जाके मीनू में जाओगे, ऑप्शन को ढूंढोगे, या रिपोर्ट जनरेट करोगे, फिर वहाँ डेट सेलेक्ट करोगे या शॉर्टिंग करोगे, टाइम लगेगा। तो ये सब थोड़ा सा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ा देता है, समय आपका बचा देता है जब आप उसमें काम करते हो। कस्टमर का एक्सपीरियंस बहुत एनहांस कर देता है, कस्टमर को आसान हो जाता है, वो टाइप करने के बदले बोल के काम कर सकता है। चैट बोट में आप गुजराती में, तेलुगु में, किसी में भी टाइप कर दो तो भी आपको करेक्ट आंसर देगा। तो ये जो है एनहांसमेंट करने के लिए हम एआई का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में, जो पहले बिना एआई का सॉफ्टवेयर था उसमें ऐड किया जाता है फीचर को। अगला देखते हैं एआई असिस्टेड सिस्टम। अब एआई असिस्टेड, जो एआई की मदद से अगर कोई चीज चलता है उसको बोलते हैं एआई असिस्टेड। जैसे एआई सिस्टम दैट हेल्प ह्यूमन मेक डिसीजन इंस्टेड ऑफ फुली ऑटोमेशन। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि एआई डिसीजन नहीं ले रहा है, एआई आपकी एक हेल्प कर रहा है, एक टूल की तरह। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो एचआर रेज्यूमे स्क्रीनिंग, तो एचआर रेज्यूमे स्क्रीनिंग में वो एआई टूल अगर इस्तेमाल आप कर रहे हो, जैसे एचआर के पास रेज्यूम आ गए 1000, अब उसको उसमें से 20-25 मतलब सेलेक्ट करना है, तो वो एआई का इस्तेमाल करेगी। एआई के इस्तेमाल में एआई को प्रॉम्प्ट देगी कि मेरे को क्या क्या स्किल चाहिए। एजोर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने साल का होना चाहिए, डॉट नेट का कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारा चीज को डालेगी और बटन दबाएगी। एआई क्या करेगा, सारे रेज्यूम को जाके स्क्रीनिंग करेगा, और स्क्रीनिंग करके उसको अगर टॉप के 20 चाहिए तो वो 20 ही ला करके उसको देगा कि ये लो आपका 20 रेज्यूम। या उसको 50 चाहिए तो 50, लेकिन उसने काम किया, शॉर्ट किया, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि भाई अब इसको सेलेक्ट कर लो। उसने बस उसको एक हेल्प किया टूल की तरह, लेकिन एचआर फिर डिसाइड करेगी कि भाई मेरे पास ये 20 रेज्यूम आए हैं, तो मेरे को 20 को इंटरव्यू शेड्यूल करना है कि वो खुद बैठ के देखेगी एक बार। हो सकता है 20 में से 5 को रिजेक्ट कर दे और 15 को इंटरव्यू शेड्यूल करेगी। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, एआई टूल का जो इस्तेमाल हो रहा है एक असिस्टेंट की तौर पे हो रहा है, वो डिसीजन नहीं ले रहा कुछ भी। तो जैसे फ्रॉड डिटेक्शन अलर्ट है, तो ये फ्रॉड डिटेक्शन अलर्ट जनरेट कर रहा है, लेकिन उसको फ्रॉड मानना नहीं मानना या उसके ऊपर एक्शन लेना ये बैंक का काम है। लेकिन बैंक को वो इशारा कर दिया कि भाई यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, तुम जाकर के चेक करो, डिसीजन तुम लो, फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एआई कोड सजेशन, तो जब आप वो कोड आप उसको देते हो, तो वो क्या करता है, सजेशन देता है कि भाई यहाँ पर ये कोड भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या इसके बदले ये कोड लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सजेशन दे सकता है, अब मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। तो यानी एआई असिस्टेड सिस्टम क्या बोल रहा है कि ये डिसीजन लेने की क्षमता ह्यूमन को दे रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, आपको हेल्प करने का बस काम कर रहा है कि आप उसका कोई हेल्प ले सकते हो, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो आप करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का 365 को पायलट, तो को पायलट का भी काम यही होता है कि सजेशन वगैरह ये सब देता है ना। लेकिन सजेशन वगैरह देने के बाद वो पूछता है कि भाई इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो कोड चेंज होगा, रिजेक्ट कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। वो एकदम कॉन्फिडेंस से जाके कोड ही चेंज कर देगा ऐसा नहीं, हर बार वो एक पूछता है एक प्रॉम्प्ट। तो इस प्रकार के एक असिस्टेंट की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का एक प्रोडक्ट हो गया, एआई का ही प्रोडक्ट, राइट। फिर इसके बाद एक और इसका वे आता है ऑटोनोमस एआई सिस्टम। जो लोग कल का सेशन ज्वाइन किए थे, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था ऑटोनोमस एआई सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमस एआई सिस्टम का मतलब ये होता है कि ह्यूमन का इंटरवेंशन जीरो होता है, ह्यूमन की उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो अपने आप एक सिस्टम रहता है जो काम करते रहता है। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए जैसे आप टेस्ला की
एआई सेल्फ ड्राइविंग कार। तो सेल्फ ड्राइविंग कार है, आप उसमें बैठ जाओ और सो जाओ, वो कार अपने आप चलते रहेगी। ट्रैफिक का रेड सिग्नल होगा, रुक जाएगी। सामने कोई दूसरी गाड़ी आ गई, तुरंत ब्रेक लग जाएगा। कोई सामने साइड नहीं दे रहा तो हॉर्न वगैरह दबाएगा, सब ऑटोमेटिक है। तो इसका पूरा डिसीजन अपने अंदर है, आपको कहीं कोई बटन वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है। उसको टारगेट पता है और वो वहां तक आपको पहुंचा देगा। सेम इसी प्रकार से मैंने बताया था डार्क फैक्ट्री। डार्क फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक फैक्ट्री है, उसमें पूरे रोबोटिक्स लगे हुए हैं, रोबोटिक मशीन लगी हुई है, एआई लगा हुआ है, और वो अपने आप काम कर रहा है, प्रोडक्शन करते जा रहा है। इनपुट रॉ मटेरियल ले रहा है, रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो ऑर्डर भी खुद कर दे रहा है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसकी टेस्टिंग कर रहा है, क्वालिटी चेक कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, सब ऑटोमेटिक कर रहा है। लेकिन वहां पर कोई इंसान, ह्यूमन है ही नहीं। इसको बोलते हैं डार्क फैक्ट्री। और ये धीरे धीरे आ रहा है मार्केट में। और जब ये आने लग जाएगा तो बेरोजगारी आप सोच लो। सारी फैक्ट्री जो प्रोडक्शन की है, जितनी इंडस्ट्री है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगी, ऑटोनोमस हो जाएगी। ऑटोनोमस का मतलब है इंसान की जरूरत ही नहीं है। और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, 24/7 काम करता रहेगा। ना उसको छुट्टी चाहिए, ना कुछ चाहिए। ना उसका कभी पेट दर्द देगा, ना बुखार होगा कि वो आराम कर रहा है। मशीन है। अच्छा, ऑटोनोमस में ये भी होता है कि कोई मशीन गर्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये खराब हो सकता है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुरंत वो अलर्ट ले लेगा, तुरंत उसकी स्पीड कम कर देगा, उसको रिपेयर करने का ट्राई करेगा। अगर देखेगा कि रिपेयर नहीं हो रहा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो अपने आप इंजीनियर को मैसेज डालेगा कि आके इसको रिप्लेस कर दो। यानी वो इतना अपने आप का भी ख्याल रखता है। तो ऑटोनोमस के लिए अगर थोड़ा देखना है तो डार्क फैक्ट्री यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या है आगे की जो फ्यूचर में आने वाला सिस्टम है, वो यही है। एआई का सबसे खतरनाक ऑटोनोमस। ये ऑटोनोमस भी ये काम करेगा पूरा। तो इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है, वो खुद से अब और सीखते जाता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। ऐसा नहीं कि इंसान ने पहली बार जो बना दिया, स्टार्ट कर दिया तो वही काम वो 10 साल तक करेगा। वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक डिसीजन लेता रहेगा। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी करता रहेगा, क्योंकि उसको अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक चला रहा है। ह्यूमन है ही नहीं, कोई मॉनिटरिंग कर ही नहीं रहा, कोई इंसान बैठ के। तो वो खुद ही मॉनिटरिंग करता रहेगा अपने सारे पार्ट्स को, सारे फ्लो को, डाटा वगैरह के थ्रू पूरा देखता रहेगा। और हाई ऑटोमेशन लेवल, तो ऑटोमेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ये सिस्टम में, कि हर चीज ऑटोमेटिक चलते रहता है। रिस्क क्या है इसमें? जैसे कि रॉन्ग डिसीजन, बायस, सिक्योरिटी कंसर्न, कंप्लायंस रिस्क। ये रिस्क हो सकता है क्योंकि वो खुद से डिसीजन ले रहा है, तो कोई डिसीजन रूल को तोड़ सकती है। तो इसके लिए एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आपको जब ये डिजाइन करते हो ऑटोनोमस सिस्टम को, तो आपको ये सब चीज को सेट करनी होगी। गवर्नेंस आपको सेट करना होगा, जिसमें कंप्लायंस हो गई, पॉलिसी हो गई, ये बायसनेस हो गया, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो गया, ये सब चीज आपको मेंटेन करना रहेगा। तो ये एक सबसे एडवांस है एआई का प्रोडक्ट का, सबसे एडवांस। अब हम वापस एक दूसरे टॉपिक में आते हैं, ये है एआई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी एआई प्रोडक्ट जब बनाया जाता है तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाके एंड होता है। तो सबसे पहला इसमें जो सिस्टम आ रहा है एआई लाइफ साइकिल में, वो रहता है आपका आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस जो चल रहा है, आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोडक्शन स्लो हो रहा है, या डिसीजन लेने में दिक्कत हो रहा है, डिसीजन स्लो हो रहा है, या फिर वहां पर जैसे कि कंपैरिजन का सिस्टम नहीं दिया, मैनुअल कंपैरिजन कंपैरिजन कर रहे हैं किसी चीजों का, और उसमें टाइम लग रहा है, क्वालिटी टेस्टिंग में टाइम लग रहा है। तो ये बहुत सारी बिजनेस की प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम उसके लिए बैठ करके प्लान करते हैं पूरा, कि भाई हम ये अगर बनाएंगे प्रोडक्ट, तो ये सब जो प्रॉब्लम है जो बिजनेस की, ये पूरी खत्म हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई कंपनी में कस्टमर के बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, डेली के 1,000 कॉल आ रहे हैं। तो 1,000 कॉल डेली अटेंड करने के लिए आप सोचो आपको कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे, कितने रिसोर्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कोई एआई सिस्टम लगा दोगे, वो हैंडल करता रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप कस्टमर केयर में फोन लगाते हो, तो डायरेक्ट कोई नहीं उठाता है, वो एआई सिस्टम के पास जाता है। एआई सिस्टम कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद डिसाइड करता है कि आपकी बात किससे कराना है। और कई बार तो वो खुद जवाब देता है, आप सेटिस्फाई नहीं रहते हो, आप बोलते नहीं मुझे कस्टमर केयर से बात करना ही है, तो आपके कॉल को कनेक्ट करता है। तो ये देखो कितना इजी करता है। तो ये सबसे पहले जो आइडिया होता है वो ये निकाला जाता है कि बिजनेस की जितनी प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उसको फिर हम नोट डाउन करते हैं, ताकि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एआई का, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए।
तो इसके कुछ एग्जांपल सेम वही है, जैसे टेलीकॉम कंपनी जो है 50,000 कस्टमर कंप्लेंट आते हैं अगर डेली किसी इसके पास, तो आप उसको रिसोर्स लगा के डेली 50,000 कस्टमर कंप्लेंट को कितने रिसोर्स लगाओगे? एक रिसोर्स ज्यादा ज्यादा एक दिन में 40 देखेगा, 50 देखेगा, 100 देखेगा। लेकिन जब आप एआई प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको फिर भी रिसोर्स तो रखना पड़ेगा लेकिन बहुत कम रखना पड़ेगा। जो एआई जवाब नहीं दे पाया, कस्टमर सेटेस्फाई नहीं हुआ, वो कॉल बस आएगा। ज्यादातर तो कस्टमर सेटिस्फाई हो भी जाते हैं, एआई आपका इतना पावरफुल रहता है। तो इसमें जैसे कि रिचार्ज वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं, सिम एक्टिवेशन का इशू रहता है, कंप्लेन का ट्रैक स्टेटस वगैरह देखना है, तो ये एआई बता देता है और 100% करेक्ट बताता है। तो इसमें कस्टम केयर की या रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि इस प्रकार से बिजनेस की प्रॉब्लम को एआई सॉल्व करता है। तो ये पहला चीज था, आइडिया, आइडिएशन बोलते हैं इसको, उसका एक एग्जाम्पल है ना। अब इसके बाद एआई का प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेकंड चीज आएगी कैपेबिलिटी मैपिंग। कैपेबिलिटी मैपिंग का मतलब ये होता है कि एआई को जब आप किसी सॉफ्टवेयर में जगह दे रहे हो, तो आप उसकी एआई की कैपेबिलिटी उसमें यूज कर रहे हो। अब वो कैपेबिलिटी आपको कितना बढ़ाना है, कितना रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यूज कर रहे हो एनएलपी, है ना। तो एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, इसका मतलब है कि इनपुट जो है किसी भी लैंग्वेज में आए, है ना, हिंदी में आए, तेलुगु में आए, आपका इंग्लिश में आए या इटालियन में आए, तो उसको जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जवाब वो उस लैंग्वेज में भी दे सकता है जिस लैंग्वेज में आप लेना चाहते हो। तो आप क्या प्रोडक्ट में एनएलपी लगाना चाहते हो? तो आपके अगर मान लो कस्टमर इस प्रकार से, जैसे इंडिया में आपके पूरे कस्टमर फैले हुए हैं, तो कई कस्टमर जैसे साउथ के जिनको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, ऐसे भी हो सकते हैं, गांव के कोई व्यक्ति हो, तो फिर आप एनएलपी लगा दो। तो एनएलपी क्या करेगा? सारे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है ना चालू करते साथ ही, और जैसे लैंग्वेज चेंज करते हैं उस लैंग्वेज में बात करना चालू करेगा। सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या आपको चाहिए? जैसे आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप कस्टमर के फीडबैक वगैरह आते हैं, और वो फीडबैक में वो लाइक अनलाइक भी करते हैं, कई बार वो कुछ कमेंट डालते हैं फीडबैक में ना। तो ये क्या करता है कि सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के लिए सारे फीडबैक के डाटा को लेगा और उसको एनालिसिस करेगा, और सेंटिमेंटल को निकाल के आपको रिपोर्ट बना के देगा कि भाई कितने कस्टमर आपके कितने परसेंट सेटिस्फाई है, कितने कस्टमर मीडियम टाइप के सेटिस्फाई है, कितने जो एकदम से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, जो भी है, जैसा आप उसे प्रोडक्ट में बनाओगे। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस को आपको जगह देनी पड़ेगी। नॉलेज रिट्रीवल। तो नॉलेज रिट्रीवल जैसे कि वेक्टर डीबी बना करके आप कंपनी की पूरी पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट आप डाल दिए उसमें, उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए तीन चीजें बताया, ऐसे सैकड़ों चीजें हैं। तो जब आप एआई का प्रोडक्ट डिजाइन करने बैठोगे तो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की फैसिलिटी और फीचर यूज करना चाहते हो। तो ये चीज इसमें आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कैपेबिलिटी ऑफ मैपिंग। और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ा दो। जैसे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ाते जाओगे प्रोडक्ट कॉस्टली होता जाएगा। तो आपको बिजनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, और ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगा सॉफ्टवेयर बना दो। तो आपको कम से कम खर्चे में ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है एआई का इस्तेमाल करके कि बिजनेस की प्रॉब्लम भी लगभग खत्म हो जाए, और आपका एप्लीकेशन भी एकदम परफॉर्मेंस में और सिक्योरिटी में बहुत अच्छा रहे, और आपका कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज रहे। तो ये हमको यहाँ पर करना पड़ता है। तो बिजनेस की आवश्यकता के अनुसार, लेकिन बजट के हिसाब से हमको मैप करना होगा कैपेबिलिटी। फिर इसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है डाटा एक्विजिशन। तो डाटा एक्विजिशन, एआई अगर आ गया तो डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट डाटा है। बिना डाटा के एआई का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो डाटा एक्विजिशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि आप जो है डाटा आप कैसे कलेक्ट करते हो, पहला चीज आएगा, है ना। एआई को ट्रेनिंग कैसे देते हो। और इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि डाटा अगर आप कलेक्ट करते हो तो रॉ डाटा नहीं, और उसको मतलब जो ट्यून डाटा जिसको बोलते हैं, क्लीन डाटा, वो रखना पड़ता है। और ये डाटा को क्लीन करने का काम कौन करते हैं? डाटा इंजीनियर करते हैं। अगर डाटा बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में है और उसको क्लीन अप करना है, तो डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर, डाटा एसोसिएट, ये सब आपके इंजीनियर होंगे जो इनके ऊपर काम करेंगे और डाटा को इस फॉर्मेट में ला के देंगे ताकि एआई उस पर बहुत स्मूथली काम कर सके, और आपको जो जवाब देता है या जो डिसीजन लेता है वो एक्यूरेट ले। तो ये आपका डाटा एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको मान लो कस्टमर के चैट हिस्ट्री, आप सोचो चैट हिस्ट्री को भी सेव करके रखना पड़ता है। वो कम गवर्नेंस के अंदर ये चीज आती है। और चैट हिस्ट्री भी आपका सेव रहेगा,
कितना तेजी से रिट्राइव हो पाएगा अगर उसकी जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ स्टोर कर रहे हो, किस लाइब्रेरी में स्टोर कर रहे हो। फॉर्मेट क्या हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, पीडीएफ हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है। ईमेल्स, ईमेल्स होना चाहिए बहुत सारा। अगर जैसे मान लो ईमेल में आप स्पैम डिटेक्टर का आप एआई लगाना चाह रहे हो, तो आपको वो लगाने के लिए कम से कम ईमेल तो होना चाहिए, जिसमें जाके वो स्कैन करेगा, चलेगा। तो आपको डाटा तो चाहिए किसी भी हालत में। प्रोडक्ट के मैनुअल्स हो गए, तो ये मैनुअल्स पॉलिसी कहाँ डाले जाते हैं, वेक्टर डाटाबेस में। किस फॉर्मेट में डालते हैं, एम्बेडिंग फॉर्मेट में। तो डाटा एक्विजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एआई का प्रोडक्ट बना रहे तो हमें डाटा कलेक्ट कहाँ करना है, कौन कौन सी सर्विस। और मैंने ये भी बताया था एजोर में किसी एक सर्विस या एक स्टोरेज में डाटा रख देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा होता है। क्या क्या होता है, कॉस्मोडीबी बताया था, मैंने एजोर डाटा फैक्ट्री बताया था, एजोर सिनास बताया था, डाटा लेक बताया था, और सबसे हाई जो कैपेसिटी का रहता है उसको मैंने बताया था क्या, फैब्रिक्स, एजोर फैब्रिक। तो ये याद रखना है कि हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए किसी एक एप्लीकेशन में एक नहीं होता है, मल्टीपल थिंग होती है। और जो आर्किटेक्ट होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, वो डिसाइड करता है डिजाइनिंग के समय कौन सा डाटा कहाँ स्टोर होगा। तो काफी अच्छा डिटेल नॉलेज होना चाहिए डाटा के टाइप के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, और सर्विस के बारे में, ताकि आप डिसाइड कर सको कि कौन सा डाटा कहाँ स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, डाटा क्वालिटी, डाटा प्राइवेसी, डाटा वॉल्यूम और डाटा लेवलिंग। ये इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप डाटा को कलेक्ट करते हो कहीं पर स्टोर करने के लिए, तो आपको इन चारों चीज का ध्यान रखना पड़ता है। फिर ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है आपका इसमें, मॉडल सिलेक्शन। तो मॉडल सिलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल सिलेक्शन में दो टाइप होता है, जो मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आप पहला चीज तो ये समझ जाओ कि जितने भी मॉडल है, मॉडल मतलब एलएलएम, वो अलग अलग काम करने के लिए बने हुए हैं। जैसे एक एलएलएम है वो इमेज बना सकता है और इमेज को एडिट कर सकता है। एक दूसरा एलएलएम है जो वीडियो क्रिएट कर सकता है। तीसरा एलएलएम है जो नॉलेज वगैरह, जिसके पास बहुत है, आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एलएलएम्स होते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन अगर डेवलप कर रहे हो, एआई बेस्ड कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस एलएलएम की जरूरत है। जैसे मैं ईआरपी एप्लीकेशन में चैट बोर्ड बना रहा था, मुझे वहां चैट बोर्ड में कोई इमेज जनरेट नहीं करना था, मुझे वहां पर कोई वीडियो जनरेट नहीं करना था। तो मैंने क्या किया, जीपीटी का मिनी वर्जन यूज किया। लेकिन जीपीटी का मिनी वर्जन मैंने सेलेक्ट तो कर दिया कि जीपीटी मेरे को चाहिए, क्योंकि नॉलेज बेस्ड मैं बना रहा हूँ। लेकिन मैं सेकंड सिलेक्शन लिया था कॉस्ट बेस्ड, मेरे को कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी करना है। तो मैंने क्या किया, जीपीटी का लोअर वर्जन भी लिया और हाईएस्ट भी लिया। अगर कोई व्यक्ति जनरल चैटिंग कर रहा है, जैसे हेलो हाय लिख रहा है, कुछ इस टाइप से, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं क्या करता था, जीपीटी का लोअर वर्जन उसके लिए बना कर रखा था। लेकिन अगर मान लो कोई स्पेसिफिक वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे को ये रिपोर्ट जनरेट करके दो, मुझे मतलब बॉम्बे और अहमदाबाद के जो वेंडर्स है उनके लिस्ट कंबाइन करके दो, या जो भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए मैंने हायर वर्जन रखा था। तो ये मैं कॉस्ट भी बचाने का ट्राई कर रहा हूँ, और ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो जवाब यूजर को मिल रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो मॉडल सिलेक्शन मॉडल के टाइप के ऊपर भी होता है। और मॉडल सिलेक्शन, एक मॉडल आपने सेलेक्ट कर लिया बट उसके वर्जन होते हैं अलग अलग, तो वो वर्जन की कॉस्ट अलग अलग होती है। तो आपको वो भी डिसाइड करना पड़ता है कि कब लोअर वर्जन कॉल करना है, कब अपर वर्जन कॉल करना है। तो इस प्रकार के आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं जब आप एक एआई प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या डिजाइन करने के लिए आप थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये मॉडल सिलेक्शन बहुत जरूरी है, राइट। जैसे जीपीटी है, तो जीपीटी यानी चैट जीपीटी, उसके पीछे बहुत सारे मॉडल है। तो जैसे आप प्रॉम्प्ट देते हो कि आपको इमेज एडिट करना है, तो अपने आप आपका जो सिग्नल है, आपका जो प्रॉम्प्ट है, वो उसी मॉडल के पास जाता है जो इमेज जनरेट करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मॉडल सिलेक्शन आपको बनाने पड़ेंगे पूरे एप्लीकेशन में। इसके बाद आता है इवोल्यूशन। तो इवेल्युएशन में क्या आता है कि जैसे आप कोई मॉडल तो रख रहे हो, लेकिन उस मॉडल की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के बारे में क्या है, वो आप जानना चाहते हो। तो आपको ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चल रहा है कि आपने एआई का प्रोडक्ट बना दिया, मॉडल लगा दिया, यूजर जब क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी सही बता रहा है, कभी गलत बता रहा है। तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाना है ना कि यूजर को गलत आंसर जा रहा है। तो आपको प्रोडक्ट ऐसा बनाना है कि उसको करेक्ट आंसर, यूजर सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको करेक्ट आंसर ही हमेशा मिलना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आप मॉडल उसमें लगा रहे हो या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो मॉडल का इस्तेमाल करके, आपको इसकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी को टेस्ट करना होगा। जैसे कि आप उसको 100 प्रॉम्प्ट दे रहे हो
और 100 में से वो 90% करेक्ट जवाब दे रहा है, आप हाई लेवल पे बोल सकते हो कि भाई 90% इसकी एक्यूरेसी है। हालांकि एक्यूरेसी की डेफिनेशन ये नहीं है, अंदर बहुत डेप्थ जाएंगे तो बहुत सारी टेस्टिंग आएगी, बहुत सारे पैरामीटर आएंगे एक्यूरेसी चेक करने का। लेकिन एक आसान शब्दों में समझाने के लिए बता दिया कि 100 क्वेश्चन पूछे, 90 सही दे रहा है, या 100 क्वेश्चन पूछे और 99 क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा है। तो ये एक्यूरेसी आपको गोल रखना पड़ता है जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन कितना एक्यूरेसी देगा, आपको टारगेट होना चाहिए। और जब बन जाएगा तो आपकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, अगर वो एक्यूरेसी नहीं आ रही तो आपको उसमें चेंजेस करनी पड़ेंगे, मॉडल चेंज करोगे या आपके फ्रेमवर्क में चेंजेस करोगे। और परफॉर्मेंस का मतलब है कि यूजर ने क्वेश्चन पूछा और उसको जवाब तुरंत आना चाहिए, मिली सेकंड में। ऐसा नहीं कि यूजर वेट कर रहा है, जवाब पूछ लिया और उसको 1 मिनट वेट करवा रहा है तब जाके उसका जवाब आ रहा है। यानी कि ये फास्ट होना चाहिए, परफॉर्मेंस इसको हाई होना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि बैंकिंग चैटबॉट सिस्टम जो है 10,000 कस्टमर के क्वेश्चन को हैंडल कर रहा है। तो ये जो वेदर आंसर आर करेक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सारे जो है करेक्ट आंसर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। कस्टमर डाटा रिमेन सिक्योर, तो ऐसा तो नहीं कि डाटा किसी को चला गया, वो एक कस्टमर अपना बैलेंस पूछ रहा है, वो बैलेंस किसी और को दिखा दिया। नहीं, एकदम सिक्योर होना चाहिए आपका डाटा जो है। फिर आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए। एआई की हेलुसिनेशन आंसर, अच्छा हेलुसिनेटेड का भी मैंने एक डेफिनेशन बताया था। अगर कोई पूछता है कि एआई में हेलुसिनेशन क्या होता है, तो हेलुसिनेशन का मतलब ये होता है कि एआई कोई आंसर देता है और कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि 100% करेक्ट आंसर है, और वो 100% होता नहीं है। जैसे अगर आप लोग डेवलपर हो या टेस्टर भी हो, कई बार आप कोई कोड वगैरह जब एआई को पूछते हैं, आपका कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ गया, और आप एआई से उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, एआई उसका सॉल्यूशन देता है और ये भी बोलता है कि 100% गारंटी, आप ये कोड को लगाओ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आप जैसे उसको लगाते हो उसके बाद देखते हो सॉल्व नहीं हुआ, दोबारा उसको फिर देते हो एरर मैसेज कि भाई ये नहीं सॉल्व हुआ। फिर वो बोलता है अच्छा ये करो, ये 100% गारंटी कि ये सही होगा। और कई बार तो ऐसा 40-50 बार करना पड़ता है, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो ये एक्चुअली में हेलुसिनेशन है, ये हेलुसिनेशन कम से कम होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एआई का सॉफ्टवेयर आज की डेट में 100% एक्यूरेसी का कोई नहीं बना है। चेट जीपीटी जिसको जो यूज करे ना आप लोग, इसकी भी एक्यूरेसी एक्चुअल देखा जाए टेक्निकली तो मेरे ख्याल से 80 या 81% के आसपास है। जो इतना बड़ा एप्लीकेशन है, पूरे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, बहुत पैसा खर्चा हुआ और अभी भी हो रहा है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं, बट वो भी 82% से ऊपर की एक्यूरेसी नहीं है। अब बाकी आप दूसरी कंपनी का सोच लो। और जो आप बना रहे हो एआई प्रोडक्ट, आप क्या चैलेंज करोगे आपके ओनर को, इसमें कितना एक्यूरेसी, वो पूछेगा क्वेश्चन कि भाई मैं इतना करोड़ रुपया लगा रहा हूँ तो एक्यूरेसी कितनी होगी, तो आप मत बोल देना कि भाई 100% होगी, 99% होगी। आपको ये बोलना है कि सर एक्यूरेसी तो मार्केट में जो एप्लीकेशन है उसकी भी नहीं है, कम है। हाँ, मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे कस्टमर जो रहेंगे वो सेटिस्फाई रहेंगे, एक्यूरेसी इस लेवल पे लाऊंगा ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना आए। तो फिगर आप कभी भी 70-75 आप बोलना ही पड़ेगा, अगर मान लो तो इतना ही बोलो आप। 99-100 ये सब नहीं बोलना है। तो अब ये एक्यूरेसी के बारे में भी मैंने यहाँ समझा दिया, हेलुसिनेशन वर्ड आया था, ये भी मैं यहाँ समझा दिया कि ये क्या होता है। और जो परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं ना, उनकी जो मैट्रिक्स होती है वो यहाँ लिखी हुई है। तो ये मैट्रिक्स होती है, टेक्निकल चीज है ना। तो टेक्निकल में जैसे कि एक्यूरेसी, फिर प्रिसीजन, फिर उसके बाद रिकॉल, लेटेंसी और हेलुसिनेशन रेट। तो ये मैंने अभी बताया था ना कि 100 क्वेश्चन में से अगर 90 सही दे रहे, मैं इसलिए बोला कि उसको एक्यूरेसी नहीं, मतलब एक्यूरेसी मैं समझाने के लिए बोला। लेकिन एक्यूरेसी अगर एक्चुअल निकालना है तो हमें बहुत सारे, ये भी कम है मैट्रिक, जब प्रैक्टिकल जाओगे तो इससे भी ज्यादा मिलेंगे। और उसके एक एवरेज निकलता है कोई वैल्यू, वो एक्यूरेसी कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स होते हैं एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो आप खुद अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको भी एक्यूरेसी आपको निकाल के देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद एक स्टेज आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डिप्लॉयमेंट। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स, कई लोग जो नए लोग हैं उनको पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो इस लाइन में है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनको पता है कि जब काम हो जाता है, उसकी टेस्टिंग हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं। कहाँ करते हैं, सर्वर में करते हैं। एक आसान भाषा में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो वो एप्लीकेशन बन रहा था तो उसका इस्तेमाल, उसको चलाने का काम कंपनी के एम्प्लॉय कर रहे थे, चाहे वो टेस्टर होगा या डेवलपर होगा। लेकिन डिप्लॉयमेंट के बाद, डिप्लॉयमेंट जब आपका प्रोडक्शन लाइव हो जाता है, तो आम यूजर, बाहर की जो पब्लिक होती है, वो चालू कर देती है उसका इस्तेमाल करना। तो डिप्लॉयमेंट एक प्रोसेस होता है
जहां पर कंपनी अपने एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पुश कर देती कोड को, तो बाहर की जो पब्लिक है वो उसको यूज करने लगती है। जैसे मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ अपने लैपटॉप में और बार बार चला रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उसमें करेक्शन कर रहा हूँ, वो मेरे मशीन में है। उसको कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं देख पाएगा, लेकिन जब मैं उसको डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर पे और उसको यूआरएल बताऊंगा कि भाई ये यूआरएल है, ये डोमेन नेम है, वो जाके यूज करेगा तो उसको पेज खुल जाएगा और उसको दिखाई देगा। तो ये डिप्लॉयमेंट हो गया। तो एआई मॉडल, एआई के जो मॉडल है, एआई के जो प्रोडक्ट है, उसको क्या करना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है। तो इसका डिप्लॉयमेंट और जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट है, उसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है जब एक्चुअल एआई के प्रोडक्ट अपन डिप्लॉय करेंगे। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं डेवॉप्स, अभी मैंने अपनी टीम को भी सिखाया था डेवॉप्स क्या होता है ना। डेवॉप्स का मैंने ट्रेनिंग सेशन भी लिया था। तो यहाँ पर बोलते हैं एमएल ऑप्स, क्योंकि आप जो मशीन लर्निंग है ना उसका आप जो है पाइपलाइन बना रहे हो। तो एमएल ऑप्स इंजीनियर अलग होता है और डेवऑप्स इंजीनियर अलग होता है। तो जब एआई का प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आपको एमएल ऑप्स इंजीनियर को हायर करना पड़ता है, ना कि डेवऑप्स इंजीनियर को। हालांकि डेवऑप्स इंजीनियर भी थोड़ा बहुत सीख के कर सकता है, लेकिन जो एमएल ऑप्स इंजीनियर होता है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट होता है, कुछ साल का अनुभव होता है उसको एआई की प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है और वो सिस्टम भी तैयार करना पड़ता है उसको मॉनिटर करने का। इसीलिए एमएल ऑप्स इंजीनियर को रखा जाता है। तो अब देखो समझ में आ रहा होगा डिप्लॉयमेंट कैसे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एक नॉर्मल एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट और इसके डिप्लॉयमेंट में ये थोड़ा सा एक डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, डिप्लॉयमेंट के बाद का पोर्शन है ये मॉनिटरिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मान लो किसी डेवलपर्स को बोला जाए यार एप्लीकेशन बनाना है, वो तो एप्लीकेशन बनाने के लिए डाटाबेस के ऊपर चला जाएगा, एपीआई के ऊपर चल जाएगा, कुछ लोग फ्रंट एंड के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन वो कभी नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे होगा, डिप्लॉय हो गया तो मॉनिटरिंग कैसे होगा, क्योंकि वो टास्क लेवल पे काम करते हैं। उनको वही काम दिया जाता है कि भाई ये तू डेवलप कर, ये टेबल बना, ये एपीआई बनाओ। तो वो जो माइंड सेट है ना वो ओपन नहीं हो पाता, लेकिन वो डेवलपर है, लेकिन आगे चल के बनेगा ना आर्किटेक्ट। कभी सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनेगा, सीनियरिटी बढ़ेगी, कुछ और एग्जाम पास करेंगे। लेकिन जब बनेंगे तब पढ़ लेंगे ऐसा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो सालों साल की मेहनत लगती है वहां तक पहुंचने के लिए, उतना कॉन्फिडेंस लाने के लिए। केवल एग्जाम देने से या सर्टिफिकेट लेने से कोई एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सीनियर सोल्यूशन आर्किटेक्ट या सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बन जाता। आपको काफी अनुभव रहता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में काम किए रहते हैं, लेकिन इस लेवल का काम किए तो। अदरवाइज 16 17 साल 20 साल में लोग डेवलपर ही रहते हैं, वो एक अलग बात है। तो अब ये मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बनता है और वो डिप्लॉय होता है, तो आपकी पहले से प्लानिंग रहती है कि आपको मॉनिटरिंग में क्या क्या यूज करना है, आप क्या क्या मॉनिटर करोगे और कैसे मॉनिटर करोगे। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअसली ट्रैकिंग। तो एआई सिस्टम एक बार डिप्लॉय हो गया तो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किया जाता है। अगर उसमें कोई इशू आ गया, एरर्स आ गई, उसका कोई पर्टिकुलर पोर्शन काम नहीं कर रहा है, या वो अचानक स्लो हो गया, स्पीड कम हो गई, तुरंत आपको अलर्ट आएगा। आप उसमें दुनिया भर के अलर्ट लगा के रखते हो। तो मॉनिटरिंग एरिया क्या क्या हो सकता है, जैसे एक्यूरेसी। तो ये मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नॉर्मल डेवलपर या डेवऑप्स इंजीनियर नहीं कर पाएगा। इसके लिए फिर आपको जो एमएल ऑप्स इंजीनियर होते हैं ना, इसीलिए उसको हायर किया जाता है, क्योंकि उन्हें ये सब पता रहता है पैरामीटर, कि मुझे एक्यूरेसी भी चेक करनी है, रिस्पॉन्स टाइम तो चेक करना ही है, कॉस्ट भी चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने डिप्लॉय कर दिया और उसके बाद आपका इंफ्रा का कॉस्ट बिल लाखों रुपया आ रहा है, जो कि उतना आना नहीं चाहिए, कम आना चाहिए। तो ये मॉनिटरिंग में वो भी आ जाता है। फिर आपके यूजर फीडबैक की भी मॉनिटरिंग होती है। फिर आपका मॉडल ड्रिफ्ट। मॉडल ड्रिफ्ट मैंने अभी लास्ट सेशन में समझाया था। मॉडल ड्रिफ्ट क्या होता है कि आपने कोई मॉडल बनाया है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है और उसकी एक्यूरेसी कम हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका समय के साथ एक्यूरेसी आपका मेंटेन रहे, आपको उसको ट्रेनिंग देते रहना पड़ता है। तो आपने आज का मॉडल बनाया था आज के डाटा के हिसाब से, लेकिन जैसे 2 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा, डाटा बढ़ते जाएगा, डाटा चेंज भी होगा, पैटर्न भी चेंज होगा, तो मॉडल अपने आप को ट्रेन करता जाएगा। तो फिर आप 10 साल तक भी आपका जो मॉडल है वो प्रॉपर काम करेगा। तो आपको जब डेवलपमेंट करोगे, डिजाइन करोगे, तो आपको मॉडल ड्रिफ्ट भी पता होना चाहिए कि आपको इसको रोकना है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया, इसमें हम परफॉर्मेंस हो गया, डाटा ड्रिफ्ट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इस सब चीज़ को मॉनिटर करते हैं। इसके लिए टूल्स आते हैं। अगर आप क्लाउड में काम कर रहे हो तो आपको इसका इस्तेमाल करना रहेगा।
तो ये सब जो मैं बता रहा था ये एग्जैक्ट है एआई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। यानी कि एआई का प्रोडक्ट जब स्टार्ट होता है और जहां पर एंड होता है तो कौन कौन सी चीजें आती है उसमें। अच्छा, मॉनिटरिंग के बाद एक और टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपका एप्लीकेशन प्रॉपर चल रहा है, कस्टमर भी यूज करना चालू कर दिए, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाई भी है, लेकिन आपका एक पोर्शन और चलते रहता है ऑप्टिमाइजेशन। अब ये ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका मॉडल रिट्रेनिंग। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, आपके इंजीनियर लोग कुछ नया ढूंढे, नया डाटा जनरेट किए, और आप चाह रहे हैं कि आपको मॉडल को रिट्रेन करना है ताकि आपको मॉडल और ज्यादा कैपेबल हो जाए। तो उसके लिए आप रिट्रेनिंग कर सकते हो। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग। प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग का मतलब ये होता है कि जब यूजर प्रॉम्प्ट टाइप करके देता है और उसके वो डायरेक्ट एलएलएम के पास नहीं जाता, हम क्या करते हैं, उस प्रॉम्प्ट को एनालिसिस करते हैं, हम उसका इंटेंट डिटेक्ट करते हैं, हम उसमें सिस्टम रूल ऐड करते हैं, हम उसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, और उसके बाद एलएलएम को देते हैं। लेकिन आपका एप्लीकेशन लाइव होने के बाद भी उसको और अच्छा करने के लिए या आपका कॉस्ट को कम करने के लिए अगर आप दोबारा काम कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, प्रॉम्प्ट को ट्यूनिंग करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि करंट सिस्टम जो है टोकन ज्यादा यूज कर रहा है, बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप यहाँ R&D POC करके आप पता कर लिए कि अगर मैं ये फ्रेमवर्क यूज करूंगा या कोड में ऐसा चेंज करूंगा तो आपका टोकन रिड्यूस हो जाएगा। तो आप वापस से नए वर्जन को लॉन्च करोगे चेंज करके। तो ये ऑप्टिमाइजेशन में ये पोर्शन आता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चालू कर दिया, उसका बिल आना चालू हो गया, लेकिन बाद में फिर ध्यान आया कि नहीं, रात को तो कोई काम नहीं करता है, सब घर चले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ऑटोमेशन लगा दिया। ऑटोमेशन क्या करता है कि रात के 9:30 बजे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे पोर्शन को बंद कर देता है, शट डाउन कर देता है। और सुबह डेवलपर 9:30 बजे 10 बजे आते, तो वो सुबह 9 बजे क्या करता है, उसको स्टार्ट कर देता है। तो मेरी रात की बिलिंग बच गई ना। 24 घंटे की बिलिंग अगर मान लो 1,000 रुपये है, तो मेरी बिलिंग कितनी हो गई, 500 रुपया हो गई। तो मेरा जो बिल आ रहा था 40,000 रुपया, वो 20-25 हजार रुपया हो गया। तो ये ऑप्टिमाइजेशन के कारण हुआ। तो एप्लीकेशन लाइव होने के बाद भी, डिप्लॉय होने के बाद भी ये सब काम चलते रहता है। ठीक है, इसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन का एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और अभी तक जो मैं बताया ये पूरा खत्म हुआ, जैसे सोचो इतने लाइफ साइकिल होते हैं, आपको पूरा वहां तक आना, ऑप्टिमाइज तक, मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइज, है ना, ये सारा चीज पूरा पोर्शन आता है। अब हम यहाँ पर एक इसका देख लेते हैं कि अगर कोई एआई एप्लीकेशन का डिजाइन हो रहा है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है एआई एक्सपीरियंस डिजाइन। यानी अगर आप एआई का कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए ना, जहाँ यूजर अपना कोई क्वेश्चन पूछेगा, टाइप करेगा। तो सबसे पहला चीज आता है एआई एक्सपीरियंस डिजाइन। तो जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पर प्रॉम्प्ट के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है, और एक बॉक्स के अंदर आप क्वेश्चन टाइप करोगे और आपको यहाँ पर उसका क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, जैसे चैट जीपीटी में आप करते हो। लेकिन आपको आपके प्रोडक्ट भी अगर आप बना रहे हो तो आपको एक देना पड़ेगा, उसको एआई एक्सपीरियंस डिजाइन आपको बनानी पड़ेगी, जहां पर यूजर प्रॉम्प्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज है। अब इसमें प्रैक्टिस क्या दिया हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिस, कि क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होना चाहिए, गाइडेड प्रॉम्प्ट होना चाहिए, और एग्जाम्पल फॉर यूजर्स होना चाहिए। तो आप चैट जीपीटी में जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो अगर जवाब देता है, तो जवाब के साथ आप देखेंगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देता है, ताकि आपको भरोसा हो कि भाई ये जवाब पे मैं यकीन क्यों करूं। तो सोचो, उसके लिए उन्होंने डिजाइन ही ऐसा किया है कि जब भी आप कोई जवाब मांगोगे तो आपका जवाब वो एक शब्द में, एक लाइन में दे सकता है, लेकिन फिर भी वो 10-15 लाइन का एक डिस्क्रिप्शन देता है उसके पीछे कि वो किस बेस पे ये जवाब आपको दे रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपका फेयरनेस हो जाता है एप्लीकेशन। तो ये आपका यूजर एक्सपीरियंस में आपको ये सब चीजें सेट करनी रहेगी। तो यूजर एक्सपीरियंस का ही ये टॉपिक है, शोइंग यूजर्स वेयर एआई जनरेटेड रिजल्ट। यानी एआई जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है वो आपको दिखाता है। आप ये भी देख रहे होंगे कि वो फॉर्मेटेड रहता है, रनिंग टेक्स्ट नहीं रहता है, उसमें आइकॉन्स वगैरह लगे रहते हैं, बुलेट्स रहते हैं। तो ये भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको कैसा दिख रहा है। और जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, बिल्ड ट्रस्ट। तो बिल्ड ट्रस्ट करने का एक पॉइंट मैंने अभी बताया कि वो देखो डिस्क्रिप्शन भी देता है साथ में। और दूसरा चीज क्या है कि जैसे एग्जांपल के लिए कि कोई लोन रिजेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दिखा है ना बैंक का,
तो बैंक में अगर मान लो किसी ने पूछा कि भाई मेरे को क्या लोन मिल सकता है क्या, तो एआई ने बोल दिया कि नहीं भाई आपको लोन नहीं मिल सकता। तो या तो फिर वो नीचे डिस्क्रिप्शन दे देगा कि भाई आपका जो क्रेडिट स्कोर बहुत लो है, आपका जो हाई डेब्ट रेशियो आपके पास है, और ये सारा चीज आपको बता देगा कि भाई इसलिए आपका लोन जो है ये रिजेक्ट हो रहा है। तो कस्टमर को उसके आंसर पे भरोसा होता है, विश्वास होता है कि नहीं भाई ये सही बता रहा है, इसने पूरा चेक कर लिया मेरा डाटा। तो ये आपको सिस्टम में बनाने पड़ेंगे जब आप सिस्टम डेवलपमेंट करते हो। तो इसका मेन चीज यही है कि आपको जो आंसर शो कर रहे हैं विथ रीजन, एविडेंस, ताकि यूजर आपका ट्रस्ट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका आता है ह्यूमन एक्सलेशन। तो ह्यूमन एक्सलेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एआई जो है कुछ काम जो है इंसानों के लिए छोड़ देता है। तो जब एआई अगर कोई रिजल्ट बनाता है, रिस्पॉन्स बनाता है, तो उसके साथ एक कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट करता है। कॉन्फिडेंस स्कोर जनरली परसेंटेज में होता है, पॉइंट में भी हो सकता है लेकिन परसेंटेज में रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि परसेंटेज कम रहता है, एआई को कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो वो क्या करता है कि ह्यूमन को बोल देता है कि भाई ठीक है, तुम डिसीजन लो, भाई ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बट तुम सोचो क्या होना चाहिए। ऐसा भी बोल सकता है ये तो ये होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसी जरूरत आती जहां पर एआई डिसीजन नहीं ले सकता, इंसान को लेना पड़ेगा। तो ये रहता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सलेशन। ये आपको देना पड़ता है। रिस्क वगैरह रिड्यूस हो जाता है ना। भाई एआई अगर बोल दिया कि भाई यहाँ पर ये बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया, इसको काट दो, ऐसा नहीं है। तो वो कई डाटा देगा पूरा, अपना डिसीजन देगा, मतलब रिस्पॉन्स वगैरह इस प्रकार से देगा, लेकिन लास्ट में वो ह्यूमन को बोलेगा कि डिसीजन तुम लो कि क्या करना है, ये हुआ भी कि नहीं हुआ। तो ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। तो ये आपको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में यूज करना रहेगा। फिर कॉन्फिडेंस स्कोरिंग, जो अभी मैंने बताया था कि परसेंटेज में रहती है। तो जैसे एआई कॉन्फिडेंस है 92%, तो आप एप्लीकेशन को बता सकते हो कि भाई अगर कॉन्फिडेंस लेवल इससे ज़्यादा होगा तभी यूज़र को दिखाना है, और कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम होगा तो सीधा बोल दो कि भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे डाटाबेस में इसका जवाब नहीं है, मना कर दो। लेकिन आप लो कॉन्फिडेंस वाला जवाब आप दोगे तो आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब गलत चला जाएगा, और आपके एप्लीकेशन के ऊपर लोगों का भरोसा हट जाएगा। तो कॉन्फिडेंस स्कोर जो होता है ना, ये चेक करना पड़ता है, और आपको एक लेवल सेट करना पड़ता है कि आप कितना बियर कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं 85 के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है तभी देना है, उसके नीचे रहेगा तो उसको रोक देना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, रेड्यूस एआई रिस्क होगा, और हेल्प एक्सलेशन डिसीजन। एक्सलेशन मतलब यूजर के ऊपर आप डाल दो फिर कि भाई ठीक है तुम ही डिसीजन लो। तो ये कॉन्फिडेंस स्कोरिंग आपको हर एलएलएम देगा। जो एलएलएम मॉडल्स होते हैं ना, वहां से जब रिस्पॉन्स आता है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं कॉन्फिडेंस स्कोरिंग के सिस्टम को। फिर इसके बाद आता है फीडबैक लूप। तो फीडबैक लूप क्या होता है, कलेक्टिंग यूजर फीडबैक टू इम्प्रूव एआई सिस्टम। आप जब भी कोई एआई सिस्टम बनाते हो ना तो आपको फीडबैक लूप रखना जरूरी होता है। मैंने भी रखा था। तो मैं जो एआई चैटबॉट बनाया था, जितना भी बनाया हूँ, तो मैं उसमें फीडबैक रखता हूँ। फीडबैक कैसा रखता हूँ, यूजर ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे मुंबई के वेंडर की लिस्ट दिखाओ, और पता चल रहा है कि वो अहमदाबाद के वेंडर की लिस्ट दिखा दिया, या कुछ और दिखा दिया, जो कि गलत है, और यूजर को पता है कि ये गलत है। तो मैंने क्या किया कि वहां पर वो एक बटन दिया हूँ, भाई रॉन्ग है तो आप ये दबा दो, तो ऑटोमेटिकली एक पॉपअप खुलेगा। अगर पॉपअप में आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज जस्ट क्लिक करके भी छोड़ दो। तो हमारे पास वो डाटा आ जाएगा कि भाई यूजर ने क्या लिखा था, उसका जवाब क्या मिला, और फिर हमारी टीम बैठ करके सोचेगी या उसमें काम करेगी कि अब इसको कैसे इंप्रूव करें कि सेम अगर क्वेश्चन दोबारा डाले तो फिर आंसर सही आना चाहिए। तो एआई सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको फीडबैक लूप बनाना पड़ता है। इसके फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ लाइक अनलाइक का दिया है यहाँ पर इमेज में, और जैसे मैंने फीडबैक का भी दिया है ना। तो ये सब चीजें हमको डालना बहुत जरूरी है अगर आप कोई सिस्टम बना रहे, ताकि यूजर की परेशानी दिक्कत को जब हम डालेंगे, सुनेंगे, और उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन धीरे धीरे और इम्प्रूव होगा और ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। तो थैंक यू टीम, आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं, तो कल मिलेंगे नए सेशन।